हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक प्रिज्म दिया हुआ है, यहाँ से एक लाइट आ रही है, आप इसे सूर्य की लाइट बोल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बैंगनी रंग जो है उसका विचलन सबसे अधिक हो रहा है। विचलन का मतलब होता है अपने मार्ग से हट जाना। और आप देख सकते हो लाल रंग का विचलन सबसे कम हो रहा है। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो आप याद कर लीजिएगा, ये वर्ड जो है विवर्त योग, इसका मतलब ये है जो बैंगनी रंग है इसका विचलन सबसे अधिक होता है और रेड कलर जो है उसका विचलन सबसे कम होता है। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो आप इसको याद करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टेज जो सेल होते हैं जो सूर्य से चलते हैं वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? फ्रेंड, जैसा कि हमने ऊर्जा का नियम पढ़ा है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलते हैं। इनमें से एक है प्रकाश वोल्टेज सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। सशक्त का मतलब होता है सबसे मजबूत, तो नाभिकीय बल जो होता है आपका सबसे सशक्त बल होता है और सबसे जो कमजोर बल होता है वो आपका गुरुत्वीय बल होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 4। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है, के बराबर होता है, से छोटा होता है या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फ्रेंड्स, परावर्तन के दो नियम हैं, देखते हैं हम कौन से दो नियम हैं परावर्तन के। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ये जो आपकी आपतित किरण है, और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब समान तल में होते हैं। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? ये आपकी आपतित किरण और अविलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, तो हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू R, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। अगर एंगल I 45 होगा तो एंगल R भी 45 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5। अंतरिक्ष से आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से आकाश
काला रंग का दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण हमें आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 6। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। होता क्या है, जब जो किरण निकलती हैं, जो रंग आते हैं, सारे रंग विचलित हो जाते हैं, केवल हमारी आंखों पर नीला रंग पड़ता है। इस वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बाकी के जो सारे रंग हैं वो विचलित हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 7। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है, Ca। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं आपको पता है? 2 8 18 फिर ऐसे करके। लेकिन अंतिम कक्ष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम करेंगे 2 8 18 यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो फिर हमें 8 लिखना पड़ेगा। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, फिर आपका कितना रह जाएगा? 2। तो 2 8 8 2, ये आपका परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 8। निम्न में से कौन धातु नहीं है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो फॉस्फोरस है फ्रेंड्स, वो आपकी धातु नहीं है, ये आपकी अधातु है। एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सब आपकी धातु है। फॉस्फोरस को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 9। आवर्त सारणी के रूपों में तत्वों का वर्गीकरण करने वाले सबसे पहले कौन थे, या वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो तत्वों का आवर्त सारणी के रूप में सबसे पहले वर्गीकरण मेंडलीव ने किया था। आपने पढ़ा भी होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 10। निम्न में से सबसे कम गलनांक किसका है? गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, वो आपका गलनांक होता है। तो सोना, चांदी, कार्बन, इनको गलाने के लिए काफ़ी उच्च ताप की ज़रूरत होती है, जबकि पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है या द्रव में बदल जाता है, और पारा हमें सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में पाया जाता है। तो सबसे कम गलनांक पारा का होता है, लगभग -39 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 11। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। और प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 12। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। कितने रक्त समूह हैं? हमारे 4 रक्त समूह हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ए बी को हम सर्वग्राही बोलते हैं और ओ को हम सर्वदाता बोलते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 13। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर
हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्न में से एक जड़ है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गाजर एक जड़ है, वो जमीन के अंदर उगती है, इसलिए वो एक जड़ है, बाकी सब जमीन से ऊपर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 15, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, सीधी निकल जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन को एक इमेज के जरिए समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम, जैसे आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं कि ये प्रकाश किरण है कोई, जिसे हम आपतित किरण कह रहे हैं। ये वाली जो है वो विरल माध्यम, ये विरल माध्यम आप इसे वायु मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? वायु। वायु से सघन माध्यम मतलब कांच में जा रही है, कांच में जा रही है। तो जो आपका वायु है वो विरल है और कांच जो है वो सघन है। तो जो आपतित किरण है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये जो आपका है वो अविलंब है। ये आपकी आपतित किरण आई यहाँ से, तो ये सीधी निकलने की बजाय ये ऐसे जाती, लेकिन ये अविलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये आपका कांच है, ये आपकी वायु है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब से थोड़ी दूर हट जाती है। ये जो आपतित किरण है वो आपकी कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन अपने अविलंब से थोड़ी सी दूर हट गई है। ठीक है फ्रेंड्स, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। फ्रेंड्स, आपतित किरण और अविलंब के बीच ये जो कोण बना है आई, इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। और अविलंब और अपवर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बना है आर, इसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण होता क्या है, हम वापस इसी इमेज से समझ सकते हैं। क्रांतिक कोण तभी बनता है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। तो हम कह सकते हैं इस वाली इमेज में क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में जा रही है। यहाँ पर आपका क्रांतिक कोण बनेगा। तो क्रांतिक कोण बनता कैसे है? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किरण है जब ये आती है तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। अगर ये सीधी आती तो ऐसे आती, अगर हम इस आपतित किरण को थोड़ा सा और हटाएं तो ये थोड़ा सा और हो जाएगी ऐसे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो अपवर्तित किरण है वो सीधी कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। तो इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अपवर्तन कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण है जो जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 होता है। और अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे अब आपतन कोण जो बनेगा इसको हम क्रांतिक कोण बोलेंगे। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो
तो उस समय आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसका मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जिसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो और ये जो आपका आपतन कोण है यही आपका क्रांतिक कोण होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 17 लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जैसे NaOH, Na एक धातु है और इसके जो ऑक्साइड है वो क्षारीय है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19 ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है, जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो पहले वो द्रव में ही तो बदलेगा, उसके बाद गैस में बदलेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, वो द्रव का रूप लेते ही नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एक उदाहरण है कपूर। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? कपूर। कपूर को हम जब गर्म करते हैं तो ये द्रव बने बिना ही सीधा गैस में बदल जाता है। गलनांक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। हिमांक क्या होता है? द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम हिमांक कहते हैं। फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन की उल्टी क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अभी हमने देखा ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहेंगे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 20 सबसे हल्की धातु है लिथियम, सोडियम, बेरिलियम या कैल्शियम? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ऋणायन का आकार उसके परमाणु से डैश होता है। तो ऋणायन का आकार उसके परमाणु से बड़ा होता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऋणायन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको ऋणायन, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको हम धनायन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका NaCl जो होता है नमक, इसमें होता क्या है, सोडियम के पास उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है उसका अष्टक पूरे करने के लिए। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम जब देता है तो ये प्लस आयन बनाता है, मतलब धनायन, और क्लोरीन जब लेता है तो ये माइनस ऋणायन आयन बनाता है। तो क्लोरीन का जो परमाणु है वो बड़ा होगा और सोडियम का छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो देता है वो धनायन और जो लेता है वो ऋणायन। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 22 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम हैलोजन है। फ्रेंड्स जो 17वें समूह में हमारे तत्व हैं आवर्त सारणी में, हम उन्हें हैलोजन भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि
ये आपके सामने एक दीर्घाकार आवर्त सारणी दी हुई है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ये जो इस तरीके से रो हैं, हम इन्हें आवर्त बोलते हैं 1 से लेकर 7 तक। और ये जो आपके स्तंभ हैं, इन्हें हम समूह बोलते हैं। तो जो 17वें समूह है, ये वाला जो है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन है। इस समूह को हम हैलोजन बोलते हैं। जबकि 18वें समूह के तत्वों को हम अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम आघात वर्तनीयता बोलते हैं। धातुओं में कई सारे गुण होते हैं, जैसे तन्यता। तन्यता क्या होता है? इसका मतलब ये है हम धातुओं से उनके तार बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आघात वर्तनी का मतलब होता है हम उन्हें पीट कर किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, उसकी चादर आदि बना सकते हैं। पृष्ठ तनाव तो द्रवों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 24, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, सॉरी फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी नहीं, हिस्टोलॉजी होगा। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है? हम ऊतक विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से सीसा का अयस्क है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सीसा का अयस्क गैलेना होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो PbS होता है, PbS, जिसमें Pb आपका सीसा है, लेड। बॉक्साइट किसका अयस्क है फ्रेंड्स? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क होता है, आयरन का। और कॉपर पायराइट तांबे का अयस्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।